नमस्कार। किसी भी देश के संविधान का नाम सुनते ही अक्सर दिमाग में भारी भरकम कानूनी शब्द और मोटी मोटी किताबें घूमने लगती हैं, है ना? लेकिन आज इस विश्लेषण में हम इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। असल में संविधान को समझना एक नया घर बनाने जैसा ही तो है। मतलब सबसे पहले आप जमीन की बाउंड्री तय करते हैं, फिर ये डिसाइड होता है कि उस घर में रहेगा कौन, और आखिर में कुछ घर के नियम या हाउस रूल्स बनाए जाते हैं ताकि सब शांति और सुरक्षा से रह सके। तो आज इन्हीं बुनियादी बातों को बिना किसी कानूनी सिरदर्द के बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में डिकोड किया जाएगा। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण का बेस है ये बेहतरीन हस्तलिखित नोट्स जो संविधान के भाग 1 और 2 को बहुत ही क्रिस्प तरीके से समझाते हैं। हम इन जटिल अनुच्छेदों को रोजमर्रा के बहुत ही सिंपल उदाहरणों के जरिए समझने वाले हैं। आज का हमारा रोड मैप एकदम क्लियर है। हम संघ और उसके क्षेत्र से बात शुरू करेंगे, फिर नागरिकता के नियम समझेंगे और फिर सीधा चलेंगे हमारे सबसे जरूरी मौलिक अधिकारों पर, जिसमें समानता, स्वतंत्रता और धर्म की आज़ादी शामिल है। इसे ऐसे समझिए जैसे पहले प्रॉपर्टी की लाइनें खींची जाएंगी, फिर घर के लोगों के नाम रजिस्टर होंगे और फिर वो रूल्स तय होंगे जो अंदर रहने वाले हर इंसान को प्रोटेक्ट करेंगे। शुरुआत करते हैं भाग 1 से। संविधान का भाग 1 यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। ये हिस्सा असल में हमारे देश का फिजिकल ब्लूप्रिंट है। ये डिसाइड करता है कि हमारी प्रॉपर्टी की यानी हमारे देश की बाउंड्री कहाँ तक है। अब यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कंफ्यूजन होता है, अनुच्छेद 2 और 3 के बीच का फर्क। लेकिन इसे ऐसे समझिए, अनुच्छेद 2 का मतलब है नए राज्यों की स्थापना, यानी बाहर से एक बिल्कुल नया कमरा लाकर अपने मौजूदा घर में जोड़ लेना। वहीं अनुच्छेद 3 का मतलब है जो राज्य पहले से मौजूद हैं उनकी सीमाओं या नाम में बदलाव करना। मतलब घर के अंदर जो कमरे पहले से हैं बस उनके बीच की दीवार को थोड़ा इधर-उधर खिसका देना या किसी कमरे का नाम बदल देना। हो गया ना, बिल्कुल आसान। जमीन तो आ गई, बाउंड्री भी बन गई, लेकिन अब एक बड़ा सवाल ये है कि भाई इस घर की डीड पर नाम किसका है, यानी इस जमीन पर हक किसका है। और यही एंट्री होती है भाग 2 की, जहां अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता या सिटीजनशिप के नियम तय किए गए हैं। आज़ादी के शुरुआती दौर में नागरिकता को कितनी बारीकी से संभाला गया, ये यहाँ बहुत शानदार तरीके से दिखता है। देखिए, अनुच्छेद 5 बताता है कि जब संविधान लागू हुआ तब नागरिक कौन था। 6 और 7 उन लोगों पर फोकस करते हैं जो बंटवारे के वक्त पाकिस्तान से आए या वहां गए। लेकिन इन सब में जो सबसे अहम है वो है अनुच्छेद 11। ये बहुत क्लियरली कहता है कि नागरिकता को लेकर आगे जितने भी नियम कानून बनेंगे उसकी फाइनल पावर सिर्फ और सिर्फ हमारी संसद के पास होगी। अब घर बन गया, निवासी भी तय हो गए, तो शांति बनाए रखने के लिए कुछ नियम भी तो चाहिए ना। बस यहीं से शुरू होता है संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, भाग 3। ये हमारे घर के वो नियम हैं जो अंदर रहने वाले हर एक इंसान की डिग्निटी और फ्रीडम की गारंटी देते हैं। तो चलिए भाग 3 में चलते हैं। अनुच्छेद 12 से 35 तक फैले हमारे मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स। ये हिस्सा एक तरह से जमीन और नागरिकता की बातों से आगे बढ़कर सीधे इंसानी हक और सम्मान की नींव रखता है। यही तो किसी भी लोकतंत्र की असली जान है। लेकिन एक सेकंड, अधिकारों की बात शुरू करने से पहले अनुच्छेद 12 एक बहुत ही जरूरी काम करता है। वो राज्य या स्टेट शब्द को डिफाइन करता है। और दिलचस्प बात यह है कि यहाँ राज्य का मतलब कोई प्रदेश नहीं है। यहाँ राज्य का मतलब है खुद सरकार और वो सारी अथॉरिटीज जिनके पास पावर है। हमारे ये मौलिक अधिकार असल में हमें इसी राज्य की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच देते हैं। तो एक फेयर और इक्वल सोसाइटी की नींव आखिर कैसे रखी जाती है? चलिए देखते हैं समानता और स्वतंत्रता के इन राइट्स को। सोचिए आप एक क्लासरूम में हैं जहां किसी भी बच्चे को उसके बैकग्राउंड, जाति या धर्म की वजह से फर्स्ट बेंच या लास्ट बेंच नहीं दी जाती। सब बिल्कुल बराबर है। यही है हमारा समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून के सामने सब बराबर है। 15 और 16 किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाते हैं और नौकरियों में सबको इक्वल चांस देते हैं। और सबसे पावरफुल है अनुच्छेद 17 जो छुआछूत जैसी भयानक कुप्रथा को जड़ से खत्म करता है। साथ ही 18 विशेष उपाधियों को हटाता है ताकि कोई खुद को दूसरों से सुपीरियर न समझे। इसके बाद आती है वो चीज जो हम सबको सबसे प्यारी है, हमारी आज़ादी। अनुच्छेद 19 हमें अपनी बात रखने की यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच की आज़ादी देता है।
लेकिन यहाँ जिस आर्टिकल पर हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए वो है अनुच्छेद 21, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, यानी जीने का अधिकार। सच कहूं तो ये हमारे अस्तित्व का सबसे बड़ा नियम है। अगर ये नहीं तो बाकी सारे अधिकार बेमानी है। साथ ही 20 और 22 हमें मनमानी गिरफ्तारियों और सजा से बचाते हैं। और यहाँ एक बहुत ही कमाल की बात सामने आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिक्षा को भी सीधे जीवन के अधिकार से जोड़ दिया गया है? जी हाँ, 86वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 21A जोड़ा, जो 14 साल तक के बच्चों के लिए पढ़ाई को एक मौलिक अधिकार बनाता है, ताकि इस घर का हर बच्चा ज्ञान से रोशन हो सके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं मौलिक अधिकारों के आखिरी अहम सेट की तरफ। ये वो नियम है जो हमें किसी भी तरह के शोषण से बचाते हैं और अपने विश्वास या धर्म को चुनने की पूरी आज़ादी देते हैं। इन 2 अनुच्छेदों का मोटिव एकदम क्रिस्टल क्लियर और सख्त है। अनुच्छेद 23 इंसानों की खरीद फरोख्त और जबरन मजदूरी यानी फोर्स्ड लेबर पर पूरी तरह बैन लगाता है, और अनुच्छेद 24 विशेष रूप से 14 साल से कम उम्र के बच्चों को भारी कारखानों या खदानों जैसे खतरनाक कामों में लगाने पर सख्त पाबंदी लगाता है। ये रूल मेक श्योर करते हैं कि समाज के किसी भी कमजोर इंसान का फायदा न उठाया जाए। और आखिर में अंतरात्मा की आवाज। अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मिलता है। हमारे इस प्रतीकात्मक घर में जो सरकार है वो किसी पर कोई धर्म नहीं थोपती। हर इंसान पूरी तरह आज़ाद है अपना धर्म मानने, उसका प्रचार करने और अपने धार्मिक काम खुद मैनेज करने के लिए। और तो और कोई भी सरकारी स्कूल या संस्थान किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। तो भाई हमने ये तो देख लिया कि भाग 1, 2 और 3 कैसे देश की जमीन, यहाँ के लोगों और उनके अधिकारों को तय करते हैं। लेकिन ये जो संविधान है ना, ये सिर्फ कागजों पर लिखे गए कुछ नियम नहीं है, ये एक जीता जागता सिस्टम है। अब एक सवाल के साथ आपको छोड़ता हूँ। क्या सिर्फ बेहतरीन अधिकार होने से एक शानदार समाज बन जाता है, या इसके लिए हर एक नागरिक को जागरूक होकर हर दिन इन नियमों का सम्मान करना होता है? सोचिएगा जरूर। अधिकारों की सही समझ ही एक मजबूत लोकतंत्र की असली पहचान है।